नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे कंपनीज के डिस्कशन भी करूंगा। उसके साथ साथ कुछ कंपनीज के ऊपर मैंने ट्रेड भी लिया हो, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कहाँ पे मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेंगे। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज में आपके साथ शेयर किया जा रहा है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ सारे पॉइंट्स को सिखाने के लिए इस सारी चीजों को आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक देखा जाए तो एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। तो आईटी जो सॉल्यूशंस जितने सारे कंपनी होते हैं उनमें से दो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, एक देखा जाए तो लार्ज कैप टाइप और दूसरा मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप। तो एफएल इंडिया जो है वो एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी है। इस कंपनी का काम क्या है सबसे पहले वो जानना जरूरी है। देखिए कंपनी का जो काम है वो आप देखेंगे तो कंपनी एड्स वगैरह चलाते हैं। जो मान के चलिए आप जो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो इसके बीच में बहुत सारे यूट्यूब शायद आपको वीडियो एडवर्टाइजमेंट में दिखा दे, तो उस जो एडवर्टाइजमेंट का जो प्रोग्राम्स है उस प्रोग्राम को एफएल इंडिया भी रन करा सकते हैं। मतलब उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का आप देखेंगे तो रिकमेंडेशन जो हेल्पिंग मार्केटर्स है तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कंपनी कर रहा है इंगेजेस के ऊपर, एक्वायर के ऊपर, ड्राइव ट्रांजेक्शन के ऊपर और उसके साथ साथ कंपनी का एग्जिस्टिंग यूजर्स के ऊपर। तो कंपनी का अलग अलग लेवल्स का अलग अलग कैटेगरीज का बिजनेस यहाँ पे देखने को मिला है। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 14,200 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो कितना है 55 के आसपास। कंपनी का आरओसी आरओई ये तो सब कुछ ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे बेस्ट ऑफ व्यू से देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर ट्रेड क्यों लिया उसके पीछे दो कारण है। पहली बात, लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का आप डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक हाई लेवल का डिलीवरी उठाया जा रहा था। तो मैं पिछले मंथ्स के भी डेटा देखा तो देखिए 60 to 50% के आसपास, अभी भी 50 to 60% के आसपास कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली डिलीवरी अगर उठाया गया तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। अगर मैं डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो यहाँ पे आपको जो डेटा दिखेगा वो डिलीवरी अच्छा खासा उठाया गया, उसीलिए देखिए कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप डाउन साइड से ऊपर तक देखने को मिला। तो मैंने एक ट्रेड लिया हूँ, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से है, शोल्डर दो बार बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद शोल्डर, फाइनली वो शोल्डर को यहाँ पे ब्रेकआउट किए। ब्रेकआउट तो किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल ने किया। फाइनली यहाँ पे मुझे एंटी लेवल्स मिला है। तो एंटी लेने के बाद मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा? एक्चुअली मेरा टारगेट जो रहेगा वो कुछ इस लेवल का टारगेट है, करीबन करीबन 1340 का टारगेट रहेगा। और 1340 का जो टारगेट है तो करीबन करीबन 21% के आसपास यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे जो एंटी लेवल्स बना और उसके बाद जो मतलब यहाँ पे एंटी लेवल्स के बाद जो यहाँ पे टारगेट लेवल बनने जा रहा है तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ है, एक बॉक्स रेंज के हिसाब से कंपनी क्रिएट कर रहा है। इस रेंज को मैं आपके साथ मार्किंग भी कर रहा हूँ, इसीलिए मार्किंग कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस रेंज को बारे में पता रहे कि जब जब इस लेवल को जाएगा वो एक करेक्शन जरूर दिखाएगा। देखिए थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, इसी रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा हुआ हूँ ट्रेड लेने के बाद। तो देखा जाएगा कितना टाइम के बाद ट्रेड अचीव होता है, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज ईएमए के ब्रेकआउट होने के बाद एक जर्नी हुआ था। तो मुझे लगता है इस लेवल को वो फिर से रिटेस्ट करने वाला है, उसके बाद फिर से अप जर्नी हो सकता है। देखिए होने का तो बहुत कुछ हो सकता है। आज इजराइल के साथ जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, अभी अलग अलग कंट्रीज भी युद्ध में शामिल हो रहा है। तो मुझे लगता है सिचुएशन कुछ बिगड़ने वाला है। अगर सिचुएशन खराब दिखे तो ऑल ओवर इंडियन मार्केट में नहीं, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में प्रेशर भी तो है, पहले से है, और भी प्रेशर बढ़ेगा और इंडियन मार्केट के ऊपर भी बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए दो कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया हूँ। पहली बात, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अलग लेवल का देखने को मिला, सेल्स अलग लेवल में बढ़ चुके हैं, एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और उसके साथ साथ कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे आपको दो चीज अच्छा लगेगा। कंपनी का रिजर्व 6 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1400 करोड़, कंपनी का बोरिंग्स कम हुआ है और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। उसके साथ साथ कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ चुके हैं और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर मैंने
कंटिन्यू कर रहा हूँ। और कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर पे देखिए एफआईएस ने होल्डिंग्स को सितंबर क्वार्टर्स में होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं, सॉरी डीएस ने होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं और एफआईएस के पास कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचा गया है और पब्लिक भी उसी क्वांटिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रोमोटर के पास सेम टू सेम होल्डिंग देखने को मिलेगा। अभी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि इस कंपनी के ऊपर क्या राय होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है LTTS। तो LTTS जो है वो लार्सन एंड टुब्रो का एक टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कुछ दिनों से कमेंट करा था कि सर आपने जो एंट्री लिया है कफ विथ हैंडल पैटर्न्स में और तो वहाँ पे ब्रेकआउट भी शानदार हुआ है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे करेक्शन क्यों हो गया। देखिए करेक्शन क्यों हो गया उसके पीछे दो रीजन है। पहली रीजन है क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का आ चुके हैं Q2 का। दूसरा रीजन है TCS जैसे बड़े कंपनी के ऊपर, TCS, इन्फोसिस, विप्रो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर रिजल्ट देखा जाए तो अच्छा होने के बाद भी वहाँ पे एस्टिमेट मिस हो चुके थे। और आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर देखिए जो रिजल्ट आया था वो, चलो मैं एक बार आपको रिजल्ट ही दिखा देता हूँ उसके बाद और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए आपको लग रहा है कि कंपनी का सेल्स तो ठीक है सर, कंपनी का एक्सपेंस भी तो ठीक है, कंपनी का तो प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, मगर एक पॉइंट्स आप याद रखना कंपनी का जो प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला तो उतना ज्यादा हाई ग्रोथ नहीं है क्योंकि पिछले जो क्वार्टर का जो रिजल्ट था ना वहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो रिजल्ट था वो 341 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे और इस बार कितना 316 करोड़। इसका मतलब दोनों में जो अंतर है, दोनों में जो डिफरेंस है वो किस लेवल में दिखा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं एक चीज आपको जरूर मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ पे जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है तो एस्टिमेट यहाँ पे मिसिंग हो चुके थे और एस्टिमेट मिसिंग होने के कारण शेयर में क्रैश देखने को मिला। तो इतने दिनों तक जो शेयर में क्रैश हो रहा था, पहले तो आईटी सेक्टर का रिजल्ट ना यहाँ से स्टार्ट हुआ तो तब से लेकर एक प्रेशराइज था। उसके बाद देखिए खुद का रिजल्ट आया, वहां पे भी प्रेशर बना और देखिए फाइनली एक वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो फेस किए, सॉरी स्ट्रांगली एक सपोर्ट को वो फेस किए। अभी देखिए कोई भी सपोर्ट में अगर कोई हैमर जैसे कैंडल बना तो सोच लीजिएगा वहां पे एक जर्नी होने का वो नजरिया दिखा रहा है। इसका मतलब इसके नीचे सेलर एक्टिव नहीं हो पा रहा है, यहाँ से बायर खुद को मतलब आगे जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो देखिए फिर भी थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं ऑब्वियसली इंतजार करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला है, बेस्ट एंट्री मिला है। बेस्ट एंट्री इसलिए कहूंगा क्योंकि कंपनी का शायद इस बार एस्टिमेट मिस हो फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल में है और उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा और जिसके लिए मैंने एंट्री लिया वो कारण है CWIP। तो CWIP में देखिए इस बार 121 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखे हैं बिजनेस के ऊपर, जो आज तक कभी भी इतने पैसा नहीं लगाया कंपनी ने। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको सोचकर समझकर काम करना है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहा है। इन्वेस्टर खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं, एफआईएस ने होल्डिंग्स को बढ़ाया, डीएस ने भी होल्डिंग्स को बढ़ाया और पब्लिक ने स्टेक को कुछ बेचा। तो कहने का मतलब है अगर आप कंपनी के ऊपर भरोसा रखते हैं तो ही कंटिन्यू करिए, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कुछ भी डिसीजन लीजिए। क्योंकि मेरा तो डिसीजन बन चुके हैं, आपका डिसीजन क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है एस्ट्रल। मुझे दो दोस्त ने कमेंट किया सर आप जो एस्ट्रल के बारे में बातचीत करें ना तो एस्ट्रल तो बर्बाद होने वाला है, एस्ट्रल तो खत्म होने वाला है। एक बार मैं एस्ट्रल का चार्ट पैटर्न आपके सामने शेयर कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारे डिटेल्स। देखिए एस्ट्रल के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला। अभी बिग क्रैश क्यों हुआ उसके पीछे दो कारण है। पहले तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और उसके रिजल्ट में कुछ वीकनेस देखने को मिला है जिसके चलते हुए शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को मिला। उसके साथ साथ मार्केट के भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो चुके हैं, मार्केट लगातार गिरते जा रहा है, उसके भी एक प्रेशराइज है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, एक यहाँ पे बिग जैसा कप बना, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ, तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुए और कफ विथ हैंडल पैटर्न्स में आपको कुछ अलग लेवल का कफ विथ हैंडल पैटर्न्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे फाइनली वो पैटर्न्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक पैटर्न्स को ब्रेक तो किए मगर ब्रेक कंफर्मेशन नहीं किया। तो मैंने ये जो लाइन आपको ड्रॉ करके दिया ना इसके ऊपर क्लोजिंग मुझे चाहिए, तब मैं कुछ एंट्री जरूर लूंगा। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन होगा और यहाँ पे जो 200 डेज ईएमए है उसको टच जरूर करने के लिए आएंगे। तो इस तरीके से गिरावट होने के पीछे कारण कौन सा है वो सबसे पहले देख लीजिए। देखिए एस्ट्रल के ऊपर मैं सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से इस चीज को देखना। तो कंपनी के जो सेल्स है 1100 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1300 करोड़। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा
कि सर कंपनी के ऊपर सेल्स तो ठीक है, कंपनी का सेल्स तो अच्छा खासा हुआ, हाँ आपके बात सही है, मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि प्रीवियस जो क्वार्टर गया उस क्वार्टर को कंपनी बीट कर पाए कि नहीं कर पाए, तो या फिर प्रीवियस क्वार्टर को तो बीट नहीं कर पाए, तो इसीलिए कंपनी का जो एस्टिमेट है वो एस्टिमेट मिस हो चुके हैं। और एस्टिमेट मिस एक बार अगर अपडेट हुआ कि एस्टिमेट मिस हो चुके हैं तो सोचना उस शेयर में गिरावट होगा ही होगा नेक्स्ट डे में। मतलब ये एक सिनेरियो मुझे हमेशा देखने को मिलता है, जब भी कितना भी अच्छा रिजल्ट हो, अगर कहा जाता है कि एस्टिमेट मिस हो चुके हैं तो सोचिएगा शेयर में एक बिग मतलब नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से हुआ, आप देखेंगे 75 करोड़ से बढ़ के हो चुके 132 करोड़, मगर कंपनी का प्रीवियस जो क्वार्टर है वहां पे 206 करोड़ के आसपास था। और यही कारण के वजह से मैं आपको कहूं कि यही कारण के वजह से शेयर के ऊपर इतना हलचल देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा एस्ट्रल जैसे कंपनी के ऊपर आपको ऐसे मत सच सोचना कि कंपनी का रिजल्ट में थोड़ा सा चेंजिंग आया तो कंपनी बेकार हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। एस्ट्रल इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1। तो यहाँ पे नंबर 2 आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज है वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रल के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ शेयर में उसी के चलते है कंपनी का प्राइस गिर चुके थे। और मार्केट कैप कहाँ से बनते हैं, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करंट प्राइस, तो यहाँ से बनते हैं मार्केट कैप। तो इसीलिए कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा सा कम हुआ है, इसमें आपको कोई भी चिंता करने का टेंशन लेने का जरूरत नहीं, इस तरीके से सिचुएशन आपको हमेशा दिखेगा। और रही बात इस कंपनी के ऊपर, मैं जर्नी इसीलिए कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली देखिए CWIP में पैसा लगाते जा रहे हैं। तो जब इतने बड़े मतलब कंपनीज में इतने बड़े मैनेजमेंट टीम ने खुद के बिजनेस को बड़ा करने के लिए इतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड करते जा रहे हैं, तो क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिविटी दिखेगा, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं, आपके हिसाब से क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। अभी 2 पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे देखिए इन्वेस्टर के बारे में, देखिए इन्वेस्टर ने क्या किया, खुद को होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं, तो यही तो धमाल होने वाला है। क्योंकि देखिए एफएस ने क्या किया, 15.5% के होल्डिंग को 18.5% कर दिया, तो इसका मतलब 3% होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं। और हाँ, डीएस ने स्टेक को कुछ बेचा, पब्लिक के पास कंटिन्यू हो रहा है वही होल्डिंग्स, और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स कंटिन्यू हो रहा है। तो इस सारे पॉइंट्स को आपके साथ इसलिए मैं शेयर किया क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा कहूंगा जब कोई अच्छी कंपनी अगर आपको सस्ते दामों में मिले, अगर करेक्शन दिखे, तो सोचना वो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। उस तरीके से अपॉर्चुनिटी को आप कभी भी मत गवाना, क्योंकि दोबारा शायद वो अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो बाकी आपके क्या डिसीजन है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है जीके वायर्स लिमिटेड। तो जीके वायर्स लिमिटेड जो है वो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट है कंपनी के स्प्लिट का। कंपनी 23 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है, हर एक के बदले आपको मतलब 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो वीडियो में कुछ जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज सोच कर समझ कर खुद का डिसीजन जरूर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।